दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन पाठ सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं वनस्पति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इम्पॉर्टेंट रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती और टेट तथा सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं वनस्पति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का पहला भाग। दोस्तों सबसे पहले सामान्य परिचय जान लेते हैं वनस्पति विज्ञान का। देखिए, पौधों से संबंधित सभी प्रकार का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो पेड़ पौधों से संबंधित जो अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और पौधों के बाह्य आकार या बाह्य संरचना का अध्ययन पौध आकार की यानी प्लांट मार्फोलॉजी या फाइटोमार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन तो आप जानते हैं, ऊतकों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों और उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन कहलाता है। कोशिका, देखिए सभी पदार्थों का, सभी जीवधारियों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है। तो कोशिकाओं के विस्तृत अध्ययन को साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है वो ब्रायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और पुष्प और फल देने वाले वृक्षों और बागों का अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के अध्ययन का विज्ञान एथोलॉजी कहलाता है। और फसलों से संबंधित अध्ययन सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। आइए प्रमुख वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। दोस्तों सरसों ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और आम का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। धान का ओराइजा सेटाइवा और मटर का पाइसम सेटाइवम होता है। दोस्तों सजावटी वृक्षों और झाड़ियों से संबंधित अध्ययन इसको आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरिकल्चर और पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फलों के संवर्धन का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए दोस्तों, जीवाणुओं के अध्ययन का विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी शाखा में किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक जो है, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। आइए देख लेते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनसे संबंधित विषयों को। एनाटोमी शाखा के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी ये मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन है। खगोल शास्त्र खगोलीय पिंडों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन है, आप जानते हैं। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी शाखा में भूगर्भ संबंधित अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोपैथी के अंतर्गत पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। होलोग्राफी, तो होलोग्राफी में लेजर पुंज की सहायता से जो 3 डायमेंशनल चित्र बनाने की विधि है इसको होलोग्राफी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी शाखा में मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर आप जानते हैं, मधुमक्खी पालन विज्ञान को एपीकल्चर कहते हैं। और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर दोस्तों मत्स्य पालन है। और ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन यानी कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत होता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन है। और सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी ये सांपों यानी सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
देखिए दोस्तों, घास से संबंधित अध्ययन को एग्रोइस्टोलॉजी कहा जाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार आदि का अध्ययन पेडोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है और विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी शाखा में किया जाता है। विषैले पदार्थों का सजीव जीवों पर प्रभाव, ये टॉक्सिकोलॉजी शाखा है। और दोस्तों, आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स कहा जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था और पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दोस्तों, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर SR कश्यप को कहा जाता है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में स्थित है। ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत भी पूछा जाता है ये प्रश्न। दोस्तों, सर JC बोस की स्मृति में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना कलकत्ता में की गई है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता या फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी प्रोफेसर P माहेश्वरी को कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पौधों का वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस थे और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, वर्गीकरण की 3 प्रमुख पद्धतियां हैं: कृत्रिम पद्धति यानी आर्टिफिशियल मेथड, प्राकृतिक पद्धति और जातिवृत्तीय पद्धति। वंशागत के नियम, विभिन्नताओं आदि का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स। और स्पीसीज प्लांटेरम की रचना कार्ल लिनियस द्वारा की गई थी। आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके जनक कार्ल लिनियस हैं और इनकी पुस्तक है स्पीसीज प्लांटेरम। दोस्तों, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक जो हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं कवक। तो कवक जो हैं बहुकोशिकीय अपघटक होते हैं। पादप और जंतुओं में मुख्य पोषण जो मुख्य अंतर होता है वो पोषण का होता है। दोस्तों, द्विनाम पद्धति का तात्पर्य एक ही नाम में पहला वंश के लिए और दूसरा जाति के लिए है और नामकरण की द्विनाम पद्धति इसको कार्ल लिनियस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आइए देखते हैं दोस्तों कोशिका की रचना और कार्य। कोशिका सभी जीवधारियों की संरचना और जैविक क्रियाओं की इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जीवधारियों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और देखिए, कोशिकाओं का आकार 1 से 2 म्यू से 100 म्यू तक के व्यास तक का होता है। और देखिए दोस्तों, श्वसन पादप का वह लक्षण है जिसके कारण वे जंतुओं से समानता रखते हैं। कोलाइडी विलियन सामान्यतः असमांगी यानी हेट्रोजीनियस होते हैं। तेल और जल का मिश्रण पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है और जीव द्रव्य जो है सस्पेंशन और पायस का मिश्रित रूप है। वसा की छोटी छोटी बूंदों का विलयन ये इमल्सन यानी पायस बनाता है। कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा एक दूसरे से टकराकर ऊपर नीचे आगे पीछे जाने की जो तीव्र गति है उसको ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति कहते हैं। और जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होते हैं। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों से बना होता है। दोस्तों, न्यूक्लियक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, RNA और DNA। राइबो न्यूक्लियक अम्ल यानी RNA और DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विषाणु को देखा जा सकता है। दोस्तों, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन नामक जीव वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। तो कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों, कोशिका में जो माइटोकांड्रिया होती है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकांड्रिया का नामकरण सबसे पहले सी बेंडा ने किया था। DNA का द्विचक्राकार रचना जो है डबल हेलिक्स रचना, इसका सिद्धांत वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण माइटोकांड्रिया में होता है। और जीएम फूड का मतलब उस खाद्य से होता है जिसको कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया होता है। कीटों द्वारा परागित फूलों का परागकण रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। आइए देखते हैं जंतु और पादप कोशिका में अंतर। दोस्तों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। और इसमें सेंट्रोसोम यानी तारक काय उपस्थित रहता है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और रिक्तिका बड़ी किस्में होती है पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका वृत्त के आकार का या अनियमित आकार का होता है, जबकि पादप कोशिका आयत के आकार का या वर्गाकार होती है। देखिए, माइटोकांड्रिया की रासायनिक संरचना में प्रोटीन 60 से 70% होता है। और राइबोसोम के कणों को सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को कहा जाता है। और लाइसोसोम्स की खोज सर्वप्रथम डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास और कागज सेलुलोज के उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजनी पदार्थ सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल मैग्नीशियम और प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। और पौधों में हरा रंग जो है ये पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण होता है। तो पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। दोस्तों, सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णीय लवक होता है। और गाजर में कैरोटीन और टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके रंग जो हैं निर्धारित होते हैं। हल्दी में जिंथोफिल और चुकंदर में विटरनिन नामक पीले रंग के वर्णक पाए जाते हैं। और दोस्तों, एंजाइम जो होते हैं इनको कार्बनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। पुष्पों से निकले मकरंद यानी नेक्टर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होता है। और देखिए, सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया गया एल्केलाइड्स जो है वो कुनैन कहलाता है। कुनैन का प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। और काफ़ी के भुने बीजों से तैयार किया जाने वाला एल्केलाइड इसको कैफीन कहते हैं। चाय की पत्तियों से निकाले जाने वाला एल्काइड इसको थीन कहा जाता है। तो काफ़ी की पत्तियों से निकाला जाने वाला एल्केलाइड कैफीन है, चाय की पत्तियों से थीन एल्केलाइड निकलता है। पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त किया जाने वाला एल्केलाइड्स मार्फिन कहलाता है। दोस्तों, टैनिन क्या है? तो टैनिन कोशिका रस, कोशिका भित्ति, छाल और पत्तियों में पाए जाते हैं। और पौधों में पाया जाने वाला श्वेत, पीले या भूरे रंग का पदार्थ लैटेक्स कहलाता है। पैपेन पैपेन नामक एंजाइम जो प्रोटीन युक्त भोजन के पाचन में काम आता है, ये पपीते के लैटेक्स, जड़, पत्तियों तथा फल में पाया जाता है। और हेविया ब्राइजिलियंसिस नामक पौधे के लैटेक्स से रबर प्राप्त की जाती है। चमेली के पुष्पों से प्राप्त किया जाने वाला तेल जैस्मिन ऑयल है। और नींबू से निकाला जाने वाला सुगंधित तेल सिट्रस तेल होता है। सुगंधित तेल के ऑक्सीकरण से बने पदार्थ रेजिन्स कहलाते हैं। दोस्तों, फेरुला एस्फोडिएटिडा की मोटी जड़ों से निकले सफ़ेद दूध से बना पदार्थ हींग कहलाता है। तो फेरुला एस्फोएटिडा केंद्रक का अन्वेषण रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इसमें आरएनए, डीएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लवक यानी प्लास्टेट्स की खोज दोस्तों हेकल ने की थी। और प्रोटीन का संग्रहण करने वाले अवर्णी लवक प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं ये प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और पर्णहरित में एंथोसाइनिन वर्णक नहीं पाया जाता है। एंथोसाइनिन वर्णक से जो है दोस्तों सेब का लाल रंग होता है। और देखिए, पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। डीएनए श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। और देखिए, भारत के जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया इसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। और हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में बदलते हैं, तब हरे टमाटर पककर लाल हो जाते हैं।
पके हुए टमाटर की भित्ति में वर्णी लवक पाए जाते हैं और इसी कारण टमाटर जो है टमाटर का रंग बदल जाता है। मंड और शर्करा दोनों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीन दोस्तों गुणसूत्र की छोटी से छोटी इकाई है जिसमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो सकता है। क्रिस्टी माइटोकांड्रिया में पाया जाता है और ये श्वसन में सहायक होता है। और दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है ये हमारी परमिएबल होती है यानी पारगम्य होती है। कला विहीन कोशिकांग राइबोसोम और सेंट्रोसोम होते हैं और पेक्टिन जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बहुसूत्र या पॉलीसोम जो है राइबोसोम का समूह होता है और लाल शैवालों में दोस्तों रोडोप्लास्ट वर्णिलवक पाया जाता है। राइबोसोम्स को सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा था। अगला है ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन दोस्तों अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और मकरंद नामक मीठा पदार्थ पुष्पों के विभिन्न भागों से निकाला जाता है। कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण कैंसर होने की संभावना होती है। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन होता है और राइबोसोम कला रहित कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों वनस्पतियों और प्राणियों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाता है और किसी जैव समुदाय का वातावरण और उस स्थान में रहने वाले जीवधारियों द्वारा मिलकर बना गया संगठन ये पारिस्थितिकी तंत्र क्रिया या इकोसिस्टम कहलाता है। देखिए दोस्तों इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। वायु जल मिट्टी और खनिज पदार्थ जैवमंडल के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जबकि पेड़ पौधे और जीव जंतु जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैवमंडल के जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता पेड़ पौधे जो हैं जीव जंतु मनुष्य ये सभी दोस्तों जैविक घटक हैं। हरे पौधे मुख्य उत्पादक घटक होते हैं और चूहा खरगोश गाय भैंस बकरी आदि प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में ऐसे जीव आते हैं जो साग सब्जियां और पेड़ पौधों के तनों पत्तियों पर निर्भर होते हैं, इनको शाकाहारी जीव कहते हैं। अपघटक जो हैं ये मृतोपजीवी जीवाणु और कवक होते हैं और अपघटक अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। दोस्तों देखिए उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं और साइलोफाइट्स जो है सवाना घास स्थलों में उगने वाले पौधे होते हैं। जलीय वातावरण में उगने वाले पौधे जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था दोस्तों और पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत ये सूर्य का प्रकाश होता है। प्राकृतिक पारितंत्र घास के स्थल और प्राकृतिक वन होते हैं और विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को जैव मंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम और फसल पारितंत्र है और अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। दोस्तों परपोषी घटक में शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन का कारण वनों का निरंतर घटना है। यदि पृथ्वी के समस्त पादप लुप्त हो जाएं तो सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो है ये ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा सभी प्राणियों के लिए ये भोजन की व्यवस्था करते हैं। जलाशय या तालाब में बहुत तेजी से विकसित होने वाला पौधा जलकुंभी होता है। दोस्तों स्वपोषित घटक प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं और लवणीय आवास के पौधों को लवणोद्भिद कहते हैं। जल की कमी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद कहे जाते हैं। लिथोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं और आश्रय या स्थान के लिए अन्य पौधों पर उगने वाले पादप एपीफाइट्स या अधिपादप कहलाते हैं। पौधे जो हैं वो केशिका द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव प्लवक कहलाते हैं। वन और घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है और सामान्यतः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों एक दिशीय होता है यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन थे।
मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम है। और एक प्रश्न बार बार पूछा गया है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो ये महासागर हैं दोस्तों, और ये सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। वनस्पति विज्ञान में आगे शैवाल यानी एल्गी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। वह हरा थैलोफाइटा जो जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता, शैवाल कहलाता है। और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल जो हैं वो क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरिम युक्त और सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। शैवाल एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और सारगैसम जो है ये शैवाल, इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक क्लोरेला से तैयार की जाती है। और भोजन में प्रयोग आने वाले शैवाल नास्टाक, पोरफायरा और अल्वा आदि हैं। क्लोरेला नामक शैवाल में विटामिन ए, बी, डी और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये शैवाल जापान में आइसक्रीम, पेस्ट्री, चावल और सैंडविच आदि सजाने में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, जेलीडियम ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जिससे जेली तथा आइसक्रीम बनाई जाती है। और एल्जिनिक अम्ल जो है लेमिनेरिया शैवाल से तैयार किया जाता है। आयोडीन बनाने में उपयोग होने वाले शैवाल फ्यूकस और लिमिनेरिया हैं। और चाय पर कीट रोग जो होता है, इसका कारण शैवाल सिफिलियोरोस होता है। तो चाय पर एक लाल कीट रोग होता है, रेड रस्ट, जिसका कारण शैवाल सिफिलियोरोस होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल तथा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला शैवाल क्लोरेला है। और शैवालों को साधारण भाषा में काई कहा जाता है। दोस्तों, शैवालों में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। देखिए, एक पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क जो है स्पायरोगायरा को कहा जाता है। सभी शैवालों में पर्णहरित पाया जाता है। और साइनोबैक्टीरिया नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है। समुद्री सलाद या सी लेट्यूस अथवा अल्वा को कहा जाता है। और सबसे बड़ी शैवाल मैक्रोसिस्टिस है। कवक और शैवालों के बीच उपयोगी प्रकार का या साहचर्य लाइकेन है। तो लाइकेन दोस्तों कवक और शैवाल के बीच साहचर्य को दर्शाता है। कवक के बारे में जानते हैं दोस्तों। कवक परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। और कवकों में जड़, तना और पत्ती जो हैं नहीं होते हैं। कवक में कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। और कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। राइजोपस को काला फफूंद के नाम से जाना जाता है। और इष्ट में मुकुलन द्वारा वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों। लाल फफूंद के नाम से न्यूरोस्पोरा को जाना जाता है। और शर्करा का इष्ट द्वारा किण्वीकरण के पश्चात उत्पन्न उत्पाद एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH होता है। तो शर्करा का इष्ट द्वारा किण्वन के बाद जो उत्पाद मिलता है उसको एथिल एल्कोहल कहते हैं। खाने योग्य कवक जो होता है एगेरिकस होता है। एगेरिकस खाने योग्य शैवाल है दोस्तों। खाने योग्य कवक है दोस्तों। आलू की अग्र अंगमारी या अर्ली ब्राइट पोटैटो रोग, इसका वाहक कवक अल्टरनेरिया सोलेनी है। गेहूं का काला कीट रोग एक वाहक कवक पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई है। और इष्ट तीव्र गति से शर्करा के विलयन में वृद्धि करता है। मनुष्य के शरीर में दाद के लिए कवक उत्तरदायी है। और गैलिक अम्ल दोस्तों पेंसिलियम ग्लाकम से प्राप्त किया जाता है। इष्ट में याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम होता है, जिसके कारण किण्वन की क्रिया होती है। और इष्ट कोशिकाएं किण्वीकरण द्वारा शर्करा के घोल को शराब में बदलती हैं। कागज को नष्ट करने वाले कवक क्लेडोस्पोरियम और फ्यूजेरियम और सिफेलोथीसियम होते हैं। और एफ्लोटॉक्सिन में एक प्राकृतिक कैंसर कारक पदार्थ होता है, जिससे कि यकृत कैंसर होता है। देखिए दोस्तों, कपड़ों को नष्ट करने वाले कवक ट्राइकोडर्मा, इसके अलावा कीटोमियम और अल्टरनेरिया होते हैं। और एस्परजिलस नाइजर कवक चमड़े के सामान को नष्ट करता है। खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक जो हैं ये छत्रक, लाइकोपर्डोन और गुच्छी होते हैं। आइए कोशिकीय श्वसन के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्रेब्स चक्र जो होता है ये माइटोकांड्रिया में होता है। और माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। श्वसन की महत्वपूर्ण क्रिया ग्लाइकोलिसिस है। और साइटोक्रोम का कार्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है।
पाइरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और प्रोटीन युक्त दाल में श्वसन गुणांक इसका मान 1 से कम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, याद रखिएगा। और श्वसन दर बहुत धीमी होने के कारण रेफ्रिजरेटर या कम ताप में रखने से फल जो हैं और सब्जियां कई दिनों तक ताज़ा रहते हैं। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक अम्ल चक्र होता है। दोस्तों, प्रकाश श्वसन उच्च ऑक्सीजन और निम्न कार्बन डाइऑक्साइड के होने पर होता है। और ऊर्जा के उपापचय के लिए फास्फोरस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। श्वसन गुणांक, दोस्तों श्वसन गुणांक जो है ऑक्सीकृत होने वाले प्रकाश की प्रकृति से प्रभावित होता है। नागफनी में रात्रि के समय श्वसन गुणांक 0 होता है। और स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन जो स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ऑक्सी श्वसन में खाद्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है दोस्तों, श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। और अनाक्सी श्वसन में खाद्य पदार्थों के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होता है तो इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में खाद्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। और ये एक तरह से दोस्तों ऑक्सी श्वसन का उत्पाद है। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्सी श्वसन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए उपयोगी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।